नमस्ते फ्रेंड्स, एक आत्मा की यात्रा बुक की सीरीज़ को चलिए आगे बढ़ाते हैं और इस नए चैप्टर के नए कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हमें बताया गया कि हमें जो ह्यूमन लाइफ मिली है वो डायरेक्टली नहीं मिलती है, वो कई स्टेजेस से क्रॉस करके मिलती है। इन मिनरल से स्टार्ट होके छोटे एनिमल, बड़े एनिमल और बहुत सारे फेजेस हैं जिनकी डिटेल पिछले वीडियो में मैंने बताया है। इस चैप्टर में लॉ ऑफ इनकारनेशन, लॉ ऑफ कर्मा, पुनर्जन्म, कर्मा, अपने बॉडी के डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट डायमेंशंस, इन कंसेप्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में समझाया गया है। आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ऑथर ने बहुत अच्छे से समझाया कि उन्हें इंडियन मॉन्क ने बताया कि हमारा ह्यूमन जन्म जो है वो कोई एक जन्म नहीं है कि एक बार हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया और हमारी श्रृंखला ख़त्म हो गई। कम से कम 400 जन्म हम मनुष्य योनि में लेते हैं। 400 जन्म में शुरू के कुछ जन्म हमारी, क्योंकि हम आए एनिमल किंगडम से हैं, तो शुरू के कुछ जन्मों में हमारी क्वालिटीज़ जानवरों की तरह रहती हैं। पिछले वीडियो में आपने समझा था कि एनिमल किंगडम में क्या क्वालिटीज़ रहती हैं, सेल्फ डिफेंस की। मेन जानवर क्यों अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, खाने का इंतज़ाम करते हैं और बस रहते हैं। ह्यूमन टेंडेंसीज़ इनिशियल 100 से 200 जन्मों में, खासकर 100 जन्मों में जब हम ह्यूमन किंगडम में रहते हैं। ह्यूमन किंगडम में ऑलमोस्ट 400 जन्म होते हैं और इसमें शुरू के जो 100 जन्म हैं वो एनिमल की क्वालिटी लेकर के हम होते हैं। डिफरेंस बस इतना रहता है कि एनिमल्स कभी भी अपने ग्रोथ पे काम नहीं करते हैं। ह्यूमन किंगडम में जब हम आ जाते हैं तो हमारा मेन एम होता है अपनी ग्रोथ पे काम करना। हर एक सिचुएशन से, हर एक जन्म से कुछ ना कुछ सीखना, एक्सपीरियंस लेना और उससे अपनी ग्रोथ करना, आत्मा को और इवॉल्व करना और आगे बढ़ जाना। यहाँ पे लॉ ऑफ इनकारनेशन के बारे में बताया गया कि पुनर्जन्म के कुछ नियम हैं और पुनर्जन्म क्यों होता है, क्यों हमें बार बार ह्यूमन किंगडम में एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म क्यों ऐसे जन्म लेना पड़ता है। सबसे पहले आना ही क्यों होता है ना। आना इसलिए होता है क्योंकि हर जन्म से हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस और लेसन लेना है। आपको याद होगा जब पिछले वीडियो में हमने वो एग्जाम्पल लिया था कि कृष्ण भगवान से जब पूछा गया कि आप तो इतना बड़ा युद्ध करने की ज़रूरत ही क्या थी, आप तो वैसे भी कौरव पांडव का फैसला कर सकते हैं, आप तो भगवान हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, हर एक इंसान, चाहे वो यहाँ पे राजे के पोस्ट पे हो या फिर छोटा सा कोई सारथी हो या कोई भी सैनिक हो, उसकी एक अपनी जर्नी है। उसके अंदर, उस फिज़िकल बॉडी के अंदर एक सोल है। उस सोल को इवन उस युद्ध में जितने जानवर, हाथी, घोड़े, उन सब की एक स्टोरी है, जर्नी है। उनको कुछ ना कुछ यहाँ से एक्सपीरियंस लेना है, अपने आप को इस एक्सपीरियंस से ग्रो और इवॉल्व कराना है और तब यहाँ से जाना है, वरना जन्म लेने का मतलब ही क्या है। तो यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि पुनर्जन्म लेना मतलब बार बार जन्म लेना, पुनः जन्म लेना, फिर से जन्म लेना। फिर से मतलब इसके पहले भी लिया है, बाद भी लेंगे, ऐसे होगा। बहुत सालों तक ये श्रृंखला चलती रहेगी। इसके दो बेसेस हैं। एक है कि आपको अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेने हैं और नए लेसन्स को सीखना है जिससे आपके सोल की ग्रोथ हो पाए। और ये ग्रोथ की टेंडेंसी है या क्वालिटी है, ये एनिमल किंगडम में नहीं होती है। बहुत लास्ट स्टेज में थोड़ी बहुत माइन्यूट होगी, बट ह्यूमन किंगडम में ही होती है। दूसरी जो चीज़ है जो पुनर्जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लॉ ऑफ कर्मा है, जिसको कि यहाँ पे समझाया गया है ना। लॉ ऑफ कर्मा क्या है? लॉ ऑफ कर्मा आप सभी जानते हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं। और हम कर्म क्या करते हैं? जैसे विचार होंगे वैसे कर्म करेंगे। लॉ ऑफ कर्मा हर एक एक्शन, हर एक इवन वर्ड जो हम बोलते हैं या करते हैं, हर एक कार्य जो हम करते हैं, उसका जो हमें रिजल्ट होता है वो मिलता ही मिलता है।
हर एक कर्म का भोग भोगना है। अब वो कर्म अच्छा है तो अच्छे भोग मिलेंगे, बुरा है तो बुरे भोग मिलेंगे। ये बिल्कुल कॉज एंड इफ़ेक्ट पर काम करता है, जो बोगे वही पाओगे। जिस तरह आप देखते होंगे कि हम कभी किसी को बहुत हर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद घूम कर सेम बिहेवियर, सेम साइकिल हमारे साथ कोई ना कोई और करके जाता है। इस चीज़ को अगर आप अपनी भी लाइफ साइकिल में देखेंगे तो आपके साथ ये होगा ही होगा। सपोज़ आप पे कोई बहुत ट्रस्ट कर रहा है, आप उसकी बैक बाइटिंग कर रहे हो, या आपने किसी के कुछ पैसे उठा लिए उसका ट्रस्ट का फ़ायदा उठा के, आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद कोई तीसरा पर्सन सेम चीज़ आपके साथ करके ही जाएगा। तो जो हम करेंगे हमें वापस मिलना ही मिलना है। हम पर है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम सीखने लायक होती हैं, उसको हम सीखते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। पशुओं में ये चीज़ नहीं होती है। पशु के किंगडम में इसीलिए कहते हैं कि जैसे ह्यूमन किंगडम में 400 जन्म होते हैं, पशुओं में, एनिमल किंगडम में इतने सारे बर्थ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ पहले तो लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई ही नहीं होता है। दूसरा, वहाँ पे बहुत सीखने को नहीं है। जब मैं कह रही हूँ कि, या और बुक में ये मेंशन है कि जब सीखने की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव ही सीख रहे हैं। हम जिस एनवायरनमेंट में हैं वहाँ से पॉजिटिव भी सीख सकते हैं, नेगेटिव भी सीख सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमारा थॉट प्रोसेस भी काम करता है, अकॉर्डिंगली हमारे कर्मा होते हैं। तो अगर हमने कुछ गलत सीख के गलत कर्मा किया है तो हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए। अगर हमने सही सीख के सही कर्मा किया है, उसको इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए, किसी तीसरे से उससे मतलब नहीं है। पशु में ये चीज़ नहीं होती है। पशु अगर कुछ गलत भी करता है, अपने जीवन के लिए किसी को मार के खाता भी है, तो लॉ ऑफ कर्मा उस पर अप्लाई नहीं होता है। इसलिए पशु जन्म में कम बर्थ्स होते हैं। और ह्यूमन किंगडम में, क्योंकि आपको सीख के ग्रोथ करने के लिए ही भेजा गया है, आप इसीलिए आते हो। अगर आपने सीखा नहीं या गलत सीखा और ग्रोथ नहीं किया, अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, तो आपको दोबारा आना है। तब तक आते रहना है जब तक आप अपनी ग्रोथ ना कर लेते हो। शुरू के जो ह्यूमन किंगडम के 400 जन्म हैं, उसके शुरू के 200 जन्म हम मैक्सिमम बैड कर्मास को एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और बैड कर्मा का एक भारी सा बैगेज, खजाना इकट्ठा कर लेते हैं। पर शुरू के ही कुछ जन्मों में क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय हमें नॉलेज नहीं होती। सबसे पहली बात, हमें पता नहीं होता ना, हम पशु प्रवृत्ति में होते हैं। पशु प्रवृत्ति में होंगे तो हम उसी की तरह बिहेव करेंगे, और ह्यूमन किंगडम में आ चुके हैं, बिहेवियर पशु वाला है। दूसरों को मारना, दूसरों को परेशान करना, या अगर वैसा कोई भी बिहेवियर है तो क्या हो रहा है, हमारे बैड कर्मास काउंट होना शुरू हो जा रहे हैं। और इस तरह से ना, जब हम एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में आते हैं तो हमारा एक लेजर बैलेंस खुला होता है। मुझे ये बुक में तो इस चैप्टर में नहीं लिखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं सब बेसिस पे हम आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास पढ़ते हैं। ये सारे कंसेप्ट्स आगे शायद अब आपको समझ में आना शुरू होंगे। हमने ह्यूमन किंगडम में जन्म लिया, हमारा पहला जन्म लिया। मैं कह रही हूँ 400 जन्म लेते हैं, उसमें से पहला जन्म, वहाँ पे हमारा लेजर बैलेंस खुल गया। हमारा टोटल कर्मा जितना भी है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जितना होगा, वो वहाँ पे लिख के आ जाएगा। ये इसको एग्जैक्टली ऐसे ही एक एग्जाम्पल से समझाया भी गया इस चैप्टर में। अब क्योंकि हमारे अंदर शुरू के कुछ जन्मों में पशु प्रवृत्ति ज़्यादा है, नॉलेज कम है, तो ऑब्वियस है गलतियाँ बार बार करेंगे और बैड कर्मास इकट्ठा करते चले जाएंगे। मान लीजिए कि आपने 10,000 बैड कर्मा इकट्ठा कर लिया, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। आगे देखते हैं क्या होगा। प्रकृति के नियम ने कहा कि, या लॉ ऑफ कर्मा ने कहा कि जो आप करोगे आपको वैसा ही वापस मिलेगा। ये कर्मा, ये लॉ अप्लाई होगा। पर सृष्टि का नियम कहता है कि
अगर आपने 10,000 बैड कर्मा इकट्ठे कर लिए एक जन्म में, और अगले जन्म में आपको ये सारे 10,000 दे दिए जाएं भुगतने के लिए, तो फिर तो आप ज़्यादा जीवित ही नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी सहन शक्ति एक सीमा तक है, उससे आगे आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। तो सृष्टि के नियम ने क्या किया कि ये सारे बैड कर्मास को डिफरेंट जन्मों में डिवाइड कर दिया। ये सारे जो बैड कर्मास हैं जिनको हमें भुगतना ही है, चाहे वो छोटे से हों या बड़े से हों, उनको एक ही जन्म में नहीं भुगतना है, क्योंकि हमें प्रकृति उतनी ही तकलीफ़ देगी जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। डे टू डे लैंग्वेज में भी आपने इस चीज़ को सुना होगा कि जो जितना बर्दाश्त कर पाता है उतना ही दिया जाता है उसको, है ना। तो हम जितना बर्दाश्त मैक्सिमम कर पाएंगे, प्रकृति हमें वो हमारे कर्मा का हिसाब जन्मों के हिसाब से बांट देगी, और हम उसको फिर उस हिसाब से लेते रहेंगे और बियर करते रहेंगे, और बाद में बैलेंस भी करेंगे अच्छे जन्मों से, कर्मों से। नाउ जैसे जैसे हम अच्छे कर्म करते चले जाएंगे, बुरे कर्मों का इफ़ेक्ट कम होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा जन्म बढ़ता रहता है, शुरू के सपोज़ 100 जन्मों में हमने कुछ कर्मा इकट्ठे कर लिए, समझ भी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, लेकिन हर जन्म से कुछ ना कुछ सीखा। हर जन्म से धीरे धीरे सीखते सीखते नेक्स्ट जो 100 जन्म होंगे, मतलब 101 से सपोज़ 200 जन्म, उनमें हमारे पास अब नॉलेज भी है पहले के कंपैरिजन में, और हमारी पशु प्रवृत्ति कम भी हुई है, क्योंकि हमने अपने को इवॉल्व किया है, ग्रोथ कराया है। पहले इसमें बताया ना कि पशु और मनुष्य में अंतर क्या हुआ। पशु मनुष्य में यही अंतर हुआ कि मनुष्य हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए काम करता रहता है और एक्सपीरियंसेस से सीखता रहता है। तो हमने काम करके, सीख करके अपने नेक्स्ट जो जन्म है, हर जन्म में कुछ ना कुछ अपना इम्प्रूवमेंट दिखाया, ग्रोथ दिखाई। इससे क्या होगा, हमारे बैड कर्मास ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम भी होते रहेंगे, होंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है, कोई जन्म ऐसा नहीं है जब हम कोई गलत कर्मा करें ही ना। जो हम कर्मा कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। तो हमारे बैड कर्मास और साथ में अगर हम गुड कर्मास कर रहे हैं, तो हमारा टोटल लेजर बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसमें गुड कर्मास सुपरसीड कर जाएंगे, बैड कर्मास कम हो जाएंगे। तो अगला जन्म हमारा कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये जो बैगेज हमने भर लिया है 200 साल तक, जन्म ले लेके ह्यूमन किंगडम में हमने जो गलत कर्मा का कम नॉलेज की वजह से जो बैगेज भरा है, उसका एहसास कैसे होगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, उसको खाली कैसे करेंगे। उसका एहसास तो तब होता है ना जब सेम चीज़ हमारे साथ कोई और करता है। कहते हैं ना कि इस जन्म में अगर कोई तुम्हारा पैसा लेके भाग गया है, तुमने 100% पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में उसके साथ से यही किया होगा, तो तुम्हारा लेन देन बच गया। जो लेमैन लैंग्वेज में हम बातें करते हैं, लेन देन बच गया है, उसी को पूरा करने के लिए वो आज इस जन्म में तुम्हारे ज़िंदगी में आया है। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनका रिलेशन अच्छा नहीं चलता है। बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं जिनका कि एक दूसरे को चीट कर देते हैं, या एक बहुत सिंसियर होता है, दूसरा चीट कर देता है। तो वहाँ भी कई बार स्टडीज़ में भी हमें ये चीज़ निकल के आती है कि लेन देन मतलब तुम्हारे जो तुमने वहाँ पे कर्मा पिछले किसी भी जन्म में किया हो, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली तुम्हारा पास्ट लाइफ का जो जन्म होगा उसी में किया, किसी में भी कर सकते हो। जो एक्यूमुलेट हो के टुकड़े टुकड़े में प्रकृति ने डिवाइड किया है तुम्हें भोगने के लिए, वो तुम भोग रहे हो। तो अपनी हर परेशानी, हर मुसीबत, हर स्ट्रगल का कारण हम खुद होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों को दोष ना दो। ये हम ही ने कमाई की है पिछले जन्म में, जो इस बार हमें मिल रही है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। तो इसका एहसास कब होता है, जब सेम चीज़ कोई और हमारे सामने आकर करता है हमारे साथ। कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज़ का एहसास हो जाता है। अब इन बैड कर्मास के जो बैगेज भर लिया उसको खाली कैसे करें। तो नेचुरल है, इसको अपने अच्छे कर्मा से ही बैलेंस कर सकते हैं। खाली करना तो काफ़ी मुश्किल है, बैलेंस कर सकते हैं जिससे कि अच्छे कर्मा का भार ज़्यादा हो, बुरे कर्मा का भार हल्का हो जाए। इस चैप्टर में बहुत अच्छे से एक लेजर बैलेंस का एग्जाम्पल लेकर समझाया गया कि सपोज़ अगर
आपका 201वां जन्म है और आप पीछे 200 जन्म से बैड कर्मा करते करते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 10,000 बैड कर्मा इकट्ठा कर लिया है और सृष्टि के नियम के अनुसार, क्योंकि वो एक ही जन्म में सारा नहीं बियर करना है, तो मान लीजिए कि 202वें जन्म में जो नेक्स्ट बर्थ आपका होगा, सपोज़ आपको 1500 बैड कर्मा बियर करना है, ठीक है। अब ये 1500 तो आपको करना ही है और आपने 1000 बैड कर्मा इस जन्म में फिर कर लिया, जो आपका नया जन्म हुआ, 202वां जन्म हुआ, तो टोटल 2500 बैड कर्मा हो गए। अब ये 2500 बैड कर्मा में अगर आपने इन बैड कर्मास के साथ साथ 3000 गुड कर्मा कर लिया, तो आपका रेशियो क्या हो गया? 3000 माइनस 2500, 500 गुड कर्मा आप प्लस में हो। तो नेक्स्ट बर्थ में जब आप जाओगे तो आपके जितने बैड कर्मास का, जैसे इस बार 1500 था आउट ऑफ दोज 10,000, वो उसमें से 500 माइनस हो जाएगा। तो आपने अपने बैड कर्मा के इफ़ेक्ट को कम कर लिया। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कर्मा के बारे में हम सब बहुत बातें करते हैं। तो इस तरह से कर्मा का नियम लागू होता है। जितने आप अच्छे कर्म करते जाओगे, इस जन्म में जो भोगना है वो तो भोगोगे, अगले जन्म के लिए उसको कम करते जाओगे। आप अपना हिसाब किताब अच्छा करते चले जाओगे। जिस तरह से अकाउंट्स की बुक में होता है डेबिट क्रेडिट। डेबिट मतलब जितना कम हो रहा है, क्रेडिट मतलब जितना बढ़ रहा है। तो आप पर है ना कि आप पैसे का क्या हिसाब किताब कर रहे हो और आपका लेजर बैलेंस कैसा बन रहा है। प्रकृति में भी कर्मा का यही नियम है। सेकंड पार्ट में चैप्टर के बहुत अच्छे से समझाया गया है प्रकृति के शाश्वत नियम को। किस तरह ह्यूमन जो है एक अविकसित मनुष्य से जंगली में, जंगली से विकसित मनुष्य में ट्रांसफॉर्म होता है, और किस तरह से सोल, अविकसित मनुष्य मतलब आप समझ लीजिए गोरिल्ला जैसे, जिसका कि डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं है, जिसका थोड़ा भी विकास नहीं हुआ है, लेकिन भी उसके अंदर सोल होती है और सोल मेंटली डेवलप हो रही होती है। मेंटली वो सोल इवॉल्व हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं कर रही है। वहाँ से अनसिविलाइज्ड पर्सन, जैसे जंगली जो जंगलों वगैरह में रहते हैं वो लोग, तो वो भी एज़ कंपेयर टू अविकसित मनुष्य, मतलब गोरिल्ला से अनसिविलाइज्ड ट्राइबल्स समझ लीजिए, वो तब भी कुछ ज़्यादा इवॉल्व रहेंगे, ज़्यादा ग्रो किए हुए रहेंगे, और वहाँ से फिर लर्न करके, एक्सपीरियंस ले करके हम विकसित मनुष्य में आते हैं। ये प्रकृति के नियम ही हैं। यानी हर जन्म में, चाहे गोरिल्ला हो, जंगली हो, विकसित मनुष्य हो, कुछ न कुछ सोल एक्सपीरियंस कर रही है। उसको जो सफरिंग मिली, एक्सपीरियंस मिला, वो उसका मेंटल डेवलपमेंट करता है, मानसिक रूप से सोल का विकास करता है। और ये सारे एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स सोल के साथ जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है। इस तरह से सोल की हर फेज़ में, हर बर्थ में कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रहती है। और इस सीरीज़ में हम एक मिनरल से, खनिज पदार्थ से ह्यूमन सोल तक आते हैं। ह्यूमन सोल में भी लो लेवल सोल से ऊपर 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 बढ़ते चले जाते हैं। जितना हम ग्रोथ करते जाएंगे, जितनी एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, उतना सोल लाइट होती चली जाएगी। आप में से ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि हमारा ये जो फिज़िकल बॉडी है, ये सिर्फ एक बॉडी हमारे पास नहीं है। ह्यूमन बॉडी के 7 लेयर्स हैं। बुक के अगले पार्ट में इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि ह्यूमन बॉडी के 7 लेयर्स हैं, जिसमें से दिखाई हमें सिर्फ फिज़िकल बॉडी देती है। बाकी कोई भी पार्ट दिखाई नहीं देता, जो आपका इमोशनल, एथरिक, मेंटल, स्पिरिचुअल, डिवाइन, जो भी बॉडी लेयर्स हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन इनका बहुत अहम रोल होता है हमारे सोल की जर्नी में। सोल क्या है? इन सब में सबसे सूक्ष्म फॉर्म हो गया। ठीक है। ये सोल जब तक बॉडी के अंदर है तब तक हम, हमारी फिज़िकल बॉडी के अंदर है तब तक जीवित हैं।
कोमा पेशेंट को आपने देखा होगा, कोमा के पेशेंट्स, उनकी सोल बॉडी के अंदर रहती है, भले ही वो बहुत एक्टिव नहीं है या रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन जब तक वो सोल है उसको हम डेड घोषित नहीं करते हैं। दैट मीन्स शरीर के अंदर सोल है, ठीक है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी का फिज़िकल बॉडी के साथ साथ मेंटल बॉडी भी हमारे साथ आती है। मेंटल बॉडी जो सोल है, वो सोल के साथ कुछ मेमोरीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी मेंटल इमोशनल बॉडीज़ हैं, वो सब हमारे साथ आती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देंगी। दिखाई सिर्फ फिज़िकल बॉडी देगा कि एक मेल या फीमेल पैदा हुआ है, पर उसके अंदर के सोल की अपनी एक स्टोरी होती है, एक जर्नी होती है। इस सोल के ऊपर इतने लेयर्स होते हैं, इतने घेरे होते हैं कि हम अपनी फ़िज़िकल बॉडी को ठीक से देख के अंदर के लेयर्स या बाहर के लेयर्स को ठीक से देख समझ नहीं पाते हैं। परेशानी सिर्फ इतनी सी है, और इसको देखने समझने के लिए ही मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज़म का सहारा लिया जाता है। जिस तरह से आपने अगर एक शर्ट पहन रखी है, शर्ट के अंदर आपने इनर शर्ट पहन रखी है, तो आप इनर शर्ट को नहीं देख पा रहे हैं, आप शर्ट को देख पा रहे हैं। उसी तरह हम अपने सोल, हमारी जो सोल है उस पर इतने लेयर्स चढ़ा दिए जाते हैं, जन्म दर जन्म, कि अंदर से उसको देखना हम डे टू डे लाइफ में मुश्किल हो जाता है बिना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के। ये जो फिज़िकल बॉडी है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जो बॉडी के 7 लेयर्स हैं उनमें फ़िज़िकल बॉडी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब जो जितने एटम्स हैं, जितने सेल्स हैं, वो कितने पास पास हैं, वो उसको डेंसिटी बोल रहे हैं। तो इतनी डेंस के नीचे जो शरीर का और आवरण है वो उतना डेंस है नहीं, तो फिर हैवी या ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या हो जाता है, फिज़िकल बॉडी। जबकि इम्पॉर्टेंट हमारा बॉडी का और पार्ट भी है, जो हमारे बॉडी की हमारा मेंटल बॉडी है, उसमें हमारे हर जन्म के एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स स्टोर्ड होते हैं, और ये एक बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारी जब हम जिंदा हैं तब भी, और हमारे डेथ के बाद की जर्नी में ये मेंटल बॉडी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलॉन्ग विद द एस्ट्रल बॉडी। जब डेथ होती है तो सोल फिज़िकल बॉडी छोड़ देती है, लेकिन हमारा मेंटल एस्ट्रल बॉडी वो ज़िंदा रहता है कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी डेथ नहीं होती है, डेथ होती है, लेकिन कुछ समय के लिए जीवित रहता है। फिज़िकल बॉडी इमीडिएट उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही सोल निकलती है फिज़िकल बॉडी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस तरह से एक कंट्री में डिफरेंट शहर हैं, जैसे इंडिया में दिल्ली, मुंबई अलग अलग हैं, कलकत्ता, वैसे ही पूरे स्पेस में अलग अलग डायमेंशंस हैं। हम अर्थ पे रहते हैं, इसके आगे एस्ट्रल प्लेन है, उसके आगे मेंटल प्लेन है, इन सब की डिटेल आगे के चैप्टर में है। हमारी फिज़िकल डेथ जब होती है तो हम कहाँ हैं, हम उस टाइम अर्थ पे होते हैं, ठीक है। आप समझ लो, अगर इसको हम ले लें कि हम अभी दिल्ली में हैं और हम यहाँ से दिल्ली शहर को छोड़ करके अब कहीं नए शहर सपोज़ मुंबई जा रहे हैं, वहाँ की जर्नी की तैयारी, दिल्ली शहर छोड़ चुके हैं और मुंबई जा रहे हैं, ये हमारे डेथ की कंडीशन है और सोल की जर्नी, इसको ऐसे समझिए। तो अलग अलग जगह से होकर भी जाएंगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, फाइनली वहाँ पहुँचेंगे मुंबई। हो सकता है मुंबई से आगे फिर कोलकाता पहुँच जाएं, वहाँ से आगे कहीं और पहुँच जाएं। तो जिस तरह से ऐसे नॉर्मल लाइफ में हम जर्नी करते हैं, सोल की भी अलग अलग प्लेन्स में इस तरह की जर्नी होती है। पर जब आपको ये समझाया जा रहा है कि हमारे फिज़िकल बॉडी की डेथ हुई तो मेंटल या एस्ट्रल बॉडी जीवित रहता है थोड़ी टाइम तक, वो कैसे होता है ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बार आपने ऐसे भी देखा होगा कि हम सोल मतलब कुछ एक आप पिक्चर्स वगैरह में देखते होंगे कि वाइट कलर का धुएं जैसा फिगर, तो ऐसा नहीं होता कि वो कोई धुआं है या भूत है, ऐसा नहीं है।
ये एक वायवीय तत्व है, एयर एलिमेंट होता है, एक मतलब एयर गैशियस एलिमेंट होता है, जिसको कि आप ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमारे फिज़िकल बॉडी के चारों तरफ एक वायवीय तत्व होता है। ये इसमें जो एनर्जीज़ होती हैं ये हमारे नसों में दौड़ती हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम बेहोश होते हैं, जब ये एनर्जी का कहीं पे ब्रेक लगता है, कहीं पे रुक जाती है, तो कुछ देर के लिए हम बेहोश हो जाते हैं। ये कम्प्लीटली एनर्जी कट जाएगी अगर फिज़िकल बॉडी से, तो हमारी डेथ हो जाती है। ये बहुत सिंपल है समझने में। ऐसे समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, अगर आपने कोई बल्ब लगा रखा है तो बल्ब में एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी है और वो सॉकेट में लगा हुआ है। अगर आपने स्विच को ऑफ़ किया तो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरली वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन उस वायर से रुका रहेगा, बल्ब तक नहीं जाएगा। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को प्राण ऊर्जा समझ लीजिए, बल्ब को अपना फिज़िकल बॉडी समझ लीजिए। तो वो क्या हो रहा है, जिस तरह से आपको कह रही हूँ कि एयर एलिमेंट हमारे बॉडी से फिज़िकल बॉडी के चारों तरफ रहता है, तो यहाँ पे अगर आपने स्विच ऑफ किया है, बल्ब बंद है, तो वो हमारे फिज़िकल बॉडी के रेफरेंस में लीजिए तो वो बेहोशी की हालत है। अगर आप वो वायर ही काट दें बीच से, तो फिर तो इलेक्ट्रिसिटी अब उसमें आ ही नहीं पाएगी ना, वो बल्ब ऑन ही नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह अगर ये जो वायवीय तत्व है ये कम्प्लीटली बॉडी से कट जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। अब ये जब हर रात हम सोते हैं, जब फिज़िकल बॉडी को क्योंकि रेस्ट चाहिए, हमारे मेंटल और एस्ट्रल बॉडी को रेस्ट नहीं चाहिए, वो उनके पास बहुत एनर्जी है और बहुत स्पीड भी है। जब फिज़िकल बॉडी हमारी सोती है, यहाँ पे बस इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है कि फ़िज़िकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, इन सब का रिलेशन क्या है आपस में, रोल क्या है, किसकी कितनी वैल्यू है, किसकी क्या कहाँ तक की जर्नी है, किसकी जर्नी कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म है। इसको अगर समझ लिया तो ट्रस्ट कीजिए, बहुत चीज़ों से आपका मोह, आपकी चिंता, आपका भय बहुत बहुत जल्दी निकल जाएगा। बस डीपली समझने की ज़रूरत है। जब रात को हम सोते हैं, हमारी ये फिज़िकल बॉडी रेस्ट कर रही है, लेकिन हमारी एस्ट्रल बॉडी, उसको वो निकलती है बॉडी से। एस्ट्रल बॉडी निकलती है, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं, इस पे भी डिटेल चैप्टर है। वो भ्रमण करती है, लेकिन जब वो निकलती है तो इसी वायवीय तत्व, इसी कॉर्ड से शरीर से जुड़ी भी रहती है। कोई डिसकनेक्शन नहीं होता है, फिज़िकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच डिसकनेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। अगर ये डिसकनेक्ट हो गई, ये कॉर्ड कट गया या वायवीय तत्व से कनेक्शन कट गया, तो फिज़िकल बॉडी में हमारी एस्ट्रल बॉडी वापस आ ही नहीं पाएगी। फिर सुबह हम सोकर उठ ही नहीं पाएंगे, हमारी डेथ हो चुकी होगी। इसलिए ये कनेक्शन हमेशा रहता ही है। फिज़िकल बॉडी सो रही है, एस्ट्रल बॉडी निकल करके बहुत फास्ट स्पीड में, अनलिमिटेड, वो जहाँ भ्रमण करना है करके आती है। और जब फिज़िकल बॉडी से उसे मैसेज आता है कि अब उसको उठना है, तो ये एस्ट्रल बॉडी वापस उसी कॉर्ड, उसी वायवीय तत्व के थ्रू फिज़िकल बॉडी में वापस आ जाती है। एक बार फिर से समझाना चाह रही हूँ। हम सोते हैं रात को, हमारी फिज़िकल बॉडी को रेस्ट चाहिए, वो रेस्ट करती है। हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो निकलती है बॉडी से, और बहुत फास्ट, मतलब कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में आप देखेंगे, कई बार आपको ड्रीम्स भी आते हैं, आप बहुत दूर कहीं चले गए हैं, पिछले जन्म में चले गए हैं, अननोन अनफेमिलियर फेसेस देख रहे हैं। ये सारे इसी ट्रैवल का पार्ट होते हैं। ये बॉडी बहुत स्पीड में जहाँ भी मर्जी है अनलिमिटेड घूम करके आती है, लेकिन डिसकनेक्टेड नहीं होती है फिज़िकल बॉडी से, क्योंकि इसी वायवीय तत्व से चिपकी होती है। अब जब डेथ होती है तो ये वायवीय तत्व को थोड़ी देर तक कुछ समझ नहीं आता। डेथ कब होती है? जब फिज़िकल बॉडी की डेथ होती है। जब हमारी डेथ हो रही है तो पहले स्टेज में फ़िज़िकल बॉडी से डिसकनेक्शन हो जा रहा है,
हमारे एस्ट्रल बॉडी का, वो निकल जाती है फिजिकल बॉडी से, लेकिन अभी पूरी तरह डिस्कनेक्टेड नहीं है। ये वायवीय तत्व को समझ में नहीं आता है कुछ देर के लिए कि उसको किधर जाना है। वो जब उस समझ पाती है कि उसे किधर जाना है, किधर की जर्नी करना है, तब ये एस्ट्रल बॉडी जर्नी करके एस्ट्रल प्लेन पे जाती है और तब तक वहाँ पे रुकी रहती है जब तक कि उसे नई फिजिकल बॉडी नहीं मिलती है। आपने सुना होगा कई लोगों की जिनकी सुसाइड से डेथ होती है, मर्डर होता है, एक्सीडेंट होता है, उनके केस में क्या होता है कि उनकी एस्ट्रल बॉडी, उनका ये वायवीय तत्व जो है, एस्ट्रल बॉडी तो निकल गई लेकिन वायवीय तत्व जो है, जो बॉडी के चारों तरफ है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं होता है। उसको उसमें एक घबराहट, एक कन्फ्यूजन रहेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि किधर जाना है। और ऐसे लोगों को फिर आगे जर्नी करने में काफ़ी परेशानी आती है। तभी उनके रिचुअल्स वगैरह भी कुछ डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं कि हम उस वायवीय तत्व को गाइड कर रहे होते हैं कि तुम्हें किधर जाना है। बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि कई लोग डेथ के कुछ दिन पहले से अपने पूर्वजों को या ऐसे लोग जो नहीं हैं इस दुनिया में, उनको देखना शुरू कर देते हैं या बोलना शुरू करते हैं कि नानी आई थी, बड़ी अम्मा आई थी। ऐसे करके बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो ये क्या हो रहा है, जब एस्ट्रल बॉडी वायवीय तत्व से डिस्कनेक्ट नहीं होती है, समझ नहीं पाती, जिसको नॉलेज है, जिसको इन बातों की नॉलेज है कि जीवन का सत्य यही है या मेरी इस जन्म का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी फिज़िकल बॉडी की डेथ हो जाएगी, फिर जो मेरी एस्ट्रल बॉडी है, जिसको आप सोल समझ रहे हैं, वो एक एलिमेंट से मेरे फिज़िकल बॉडी से जुड़ी है, उसको कट हो जाना है और मुझे आगे एस्ट्रल प्लेन की यात्रा करनी है। अगर ये समझ, ये नॉलेज आपको है तो आपके वायवीय तत्व को अच्छे से पता है कि उसकी जर्नी क्या है, तो वो बहुत आसानी से आप अपने सोल को रिलीज़ करेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा होगा, या अचानक आपकी डेथ हो जाती है, कोई आपका मर्डर कर देता है, आप सुसाइड करते हो, तो आप उस माइंडसेट पे ही नहीं हो, आपकी बॉडी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वैसे में आपके ये डिस्कनेक्शन होता नहीं है और आप बहुत फिज़िकल बॉडी जा चुकी है, एस्ट्रल बॉडी डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, तो आप बहुत परेशान होंगे, हमारी सोल बहुत परेशान होगी, वो फ्री नहीं हो पाई। तो ऐसे में, या फिर वो जाना नहीं चाहिए, कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो वो सोल तो अभी जाना नहीं चाहती है, उसे ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हमारे एस्ट्रल प्लेन से हमारे आप उनको एंजल्स बोल लीजिए, पूर्वज बोल लीजिए, फ्रेंड्स बोल लीजिए, वो आकर हमें गाइड करते हैं कि तुम्हें ये बॉडी अब छोड़ना है। एक गाइडेंस देते हैं, जैसे होता है ना बच्चे कहीं फंस गए तो पेरेंट्स, टीचर्स गाइड करते हैं, वैसे ही कि तुम्हें ये बॉडी छोड़ना है, अब यहाँ से छोड़ के आगे बढ़ना है। वो एक्सपीरियंस जो होता है वो हम कॉन्शियस माइंड पे तो उतना समझ नहीं पाते, उसी को कई लोग बोलते हैं कि बड़ी अम्मा आई थी, कह रही थी अब चलना है, या ऐसे ड्रीम्स, वो सोचते हैं कि ड्रीम्स आए हैं, ड्रीम्स में बोल रहे हैं, ऐसा होता है। बट ओवरऑल क्या है, जर्नी क्या है, अर्थ से बॉडी, फिज़िकल बॉडी की डेथ होगी, कुछ दिन में आपको वहाँ से ट्रैवल करके एस्ट्रल प्लेन पे जाना है, एस्ट्रल प्लेन से ट्रैवल करके मेंटल प्लेन पे जाना है। ये आपकी जर्नी बनती जाएगी, जिस तरह से दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता जाना था। अब अर्थ से एस्ट्रल प्लेन पे जो आप जा रहे हैं, वो कितना स्मूथली जाएंगे और कितना चैनलाइज जाएंगे, वो डिपेंड करेगा आपको अपनी जर्नी की नॉलेज कितनी है, आपका अवेयरनेस कितना है, आपकी सोल किस लेवल पे है, कहाँ तक इवॉल्व हुई है मेंटली। कैसे जो लोग बहुत मेडिटेशन वगैरह करते हैं या सोल की जर्नी को समझते हैं, जिनको नॉलेज है, उनके वायवीय तत्व को पता है कि मुझे डिस्कनेक्ट होना है। जितना जल्दी वो डिस्कनेक्ट होगी उतनी जल्दी चली जाएगी और उतनी जर्नी ईजी रहेगी। नाउ यहाँ से जब रिलीव होके हमारी सोल एस्ट्रल प्लेन पे जाती है, तो वहाँ पे तब तक रहती है जब तक उसे कोई फिज़िकल बॉडी दोबारा से नहीं मिल जाता है। अब फिज़िकल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है? फिज़िकल वर्ल्ड मतलब अर्थ पे हमारा वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड
मतलब समझ लीजिए एक दूसरा डायमेंशन। फिज़िकल वर्ल्ड में क्या, हर चीज़ फिज़िकल रूप में बनी होगी, दिखेगी, सूंघेंगे, महसूस करेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड में हर चीज़ एक गैस लाइक मैटर से, जो बहुत थिन है, जो बहुत फाइन है, वैसे बनी होगी, ऑब्वियस है। यहाँ पे आप अपने हर इमोशंस को अपने बॉडी मूवमेंट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, वर्ड्स से ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। वहाँ पे वाइब्रेशन और सिर्फ वाइब्रेशन, वहाँ हर चीज़ की एक्सप्रेशन वाइब्रेशन से होती है, इसीलिए अनुभव होता है, दिखता नहीं है, अनुभव होता है। यहाँ पे आप जो भी करेंगे आपको फ़िज़िकल एक्शंस लेना पड़ता है। फ़िज़िकल एक्शंस लेना मतलब आपको कोई काम करने के लिए टाइम देना है, मूवमेंट करना है, ऐसे करना है। लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में हर चीज़ थॉट प्रोसेस पे होती है। मैनिफेस्ट करना है, आपने सिर्फ मैनिफेस्ट किया, आपकी चीज़ होगी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस को भी इस बुक में अच्छे से समझाया गया है कि अर्थ, फिज़िकल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड में डिफरेंस क्या है। बट जो सबसे अच्छी चीज़ समझाई गई है वो ये कि आप इस फिज़िकल वर्ल्ड की किसी भी चीज़ को जो फिज़िकल फॉर्म में है कभी भी एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ हर चीज़ गैशियस फॉर्म में है, वाइब्रेशन फॉर्म में है, थॉट प्रोसेस फॉर्म में है। तो आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पे मल्टी मिलियनर हैं या पूरी ज़िंदगी आपने बहुत ईमानदारी, सच्चाई से या फिर लोगों को धोखा दे देकर बहुत सारा पैसा कमाया है, धन संपत्ति बनाई है, मान, यश, वैभव सब कुछ अर्न किया है, क्या ये आपके साथ एस्ट्रल प्लेन में जाएगा? नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ फिज़िकल फॉर्म में है वो कैरी हो ही नहीं सकती है यहाँ से सोल के साथ। अब सोल के साथ जो चीज़ जाएगी उसमें आपका वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन किन चीज़ों में होगा? जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंसेस, जो फीलिंग आपने इस जन्म में या पिछले जितने जन्मों में एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ जाएगा। तो आप सोचिए कि हम, जैसे हमें बताया जाता है ना कि अगर तुमने बुरा कर्म किया तो यहाँ से जब जाओगे तुम्हें एक खौलते हुए तेल की कढ़ाई होगी, उसमें डाल देंगे, फिर तुम्हें मारेंगे, फिर ऐसा कुछ सोच के आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जन्म को ऐसे सोचना है कि मैं खुश रहूँ, मैं खुश रहूँ, सीखूं। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना सीखेंगे में हर तरह की चीज़, आपका म्यूज़िक हो सकता, डांस हो सकता, शास्त्रीय संगीत हो सकता, क्योंकि ये चीज़ आपके सोल के साथ जाएंगी। आपके स्पिरिचुअलिज्म हो सकता, मंत्रा, साधना, पूजा, ये जितनी चीज़ें हैं ना, जितना आप करेंगे आपकी सोल भी लाइट होगी और इनको अपने साथ आप लेके जाएंगे। तो आप जब इनको अपने साथ लेके जा रहे हैं, आपका वाइब्रेशन वो लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट जर्नी के लिए। दिल्ली से अगर आप मुंबई अपने साथ सोना, चांदी, बहुत जवाहरात लेके जा रहे हैं तो पूरे रास्ता आपको अलाउड ही नहीं है जाना। ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ अर्थ से एस्ट्रल प्लेन जाने का। अगर आप अपने साथ बहुत खुशी, बहुत वाइब्रेशन, फेस पे स्माइल सब लेके जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी जर्नी करके जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से भी जब हम जा रहे हैं तो हमारी यही जर्नी रहेगी। तो एक बार यहाँ पे चीज़ों को सोचने की बहुत ज़रूरत है। क्या हम अपना जीवन पूरा पैसा अर्न करने में, संपत्ति बनाने में, दूसरों से द्वेष करने में, उनकी बुराइयां निकालने में निकाल दें? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत क्लियरली बताया गया है। सबसे पहले लॉ ऑफ कर्मा में ये चीज़ बताई गई है। पहले तो लॉ ऑफ इनकारनेशन में बताया गया कि पुनर्जन्म हमारा हुआ ही क्यों है। हुआ है अपने बैड कर्मा गुड कर्मा को बैलेंस करने के लिए, बैड कर्मास को कम करने के लिए, गुड कर्मास को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जितने लोग हमें मिलेंगे वो ऑब्वियस है वो हमसे अच्छा करेंगे, तो भी हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुड कर्मा का नतीजा है जो हमने पिछले जन्मों में किया है। अगर बुरा करेंगे तो भी हमसे कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, हमारा कुछ ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हम इसीलिए यहाँ आए हैं। हमें बियर करना ही करना है। जो 1500 बुरे कर्मा का हिसाब हमने
लेजर बैलेंस में देखा, वो तो करना ही, बियर करना ही है। तो 1500 शायद एक कर्मा 1% से भी बियर करना है, क्योंकि हमने उनको वो दिया था, तभी तो ये सीरीज़ ख़त्म होगा ना, वरना चलता रहेगा चलता रहेगा। हालांकि ये चलता भी बहुत दिन तक है। तो पहली लर्निंग, ये मेरी खुद की लर्निंग है इस चैप्टर से, पहली लर्निंग यही है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, हम खुद जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने इस चैप्टर से सीखा वो कि सोचने की नीड है कि हमें क्या करना है, हमें क्या अर्जित करना है अपने लिए। कुछ गुण, कुछ पूजा पाठ, संगीत, अपनी खुशी के लिए कुछ वो अर्जित करके यहाँ से जाना है, या फिर बहुत सारा धन इकट्ठा करके उसके लिए कहीं ना कहीं, चलो बैड कर्मा भी नहीं किया, अच्छे कर्मा से ही इकट्ठा किया, पर जिस चीज़ को छोड़ के जाना है उसके पीछे हमने शायद उसके बदले में बहुत और चीज़ें छोड़ दी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, सपोज़ आपने 10 लाख रुपए लगा करके, और आपके मेहनत के पैसे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो बिज़नेस नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला, और आपका नुकसान हो गया। आगे की ज़िंदगी आपको क्या करना है? उसी 10 लाख के दुख में बिताना है, और जिसकी वजह से नुकसान हुआ उसको आप कर्ज करते रहो, या उस नुकसान को कवर करने के लिए आप कुछ गलत काम करो, या वैसे बिताना है, या फिर उसको वहीं छोड़ के फिर से अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा के एक रीस्टार्ट करना है। ये तो हम पर होता है। मैंने यहाँ ये सीखा है कि हमारी सोल को हम जैसे जैसे जितना लाइट करते जाएंगे, जितना जितना चीज़ों को छोड़ना सीखेंगे, उतनी जल्दी जल्दी हमारा अर्थ से एस्ट्रल प्लेन पे ट्रैवल जो है वो बहुत इजी होगा। सोल को लाइट कैसे करते हैं? नॉलेज जितनी होगी उतना सोल लाइट होगी। जितना आपके अंदर नॉलेज होगी उतना आप लोगों से कंपटीशन, झूठ बोलना, धोखा करना, गलत कर्मों से बचे रहोगे। जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आप चीज़ों को छोड़ना सीखोगे और काम और स्थिर होना सीखोगे। जितना आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म रहेगा उतना आप सही गलत का फ़ैसला करना सीखोगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में लाते हैं, मैं नहीं कहती कि बहुत बड़े कोई दान धर्म कीजिए, सिर्फ अपनी सोल को संभाल लीजिए, अपनी जर्नी को संभाल लीजिए। तो हार्डकोर फैक्ट यही है कि जब फिज़िकल बॉडी की डेथ होगी, हमें अपने वायव्य तत्व को तैयार रखना है बॉडी छोड़ने के लिए। जितना सोल लाइट होगी उतनी जल्दी वो बॉडी छोड़ेगा और उतनी जल्दी हम आगे की जर्नी करेंगे ना। आप बोलेंगे कि पहले ये जन्म तो जी लूँ मरने की, और उसके बाद में देखेंगे। अगर यही सोच रखेंगे तो बिलीव कीजिए कि आपको ये जन्म नहीं, ऐसे ऐसे बहुत जन्मों को झीलना पड़ेगा, और फिर कोई भी, आप ब्रह्मा भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जब तक हम जी रहे हैं, क्यों डे टू डे पे अच्छे कर्मा, अच्छे विचार रखने चाहिए, क्यों माफ़ करना सीखना चाहिए, क्यों थैंक्स देना सीखना चाहिए, क्यों दूसरे के पैसे को दूसरे को ही तक ही रहने दो, अपनी मेहनत से 2 रुपये कमाओ वही काफ़ी है, क्यों ऐसी थॉट्स रखने चाहिए। क्योंकि ये जो हिसाब किताब चल रहा है ना गुड कर्मा बैड कर्मा का, वो लेजर बैलेंस में हमें गुड कर्मा को उठाना है। अगर हम हर जन्म में बैड कर्मा उसमें और ऐड ऑन करते रहेंगे तो फिर हम सोचिए कि कितने जन्मों तक यहाँ फंसे रहेंगे। फिर शुरू के 200 जन्म नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हम बैड कर्मा का बैगेज बढ़ाते रहेंगे। आई होप कि इन कंसेप्ट्स को चैप्टर के थ्रू समझाने और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश कामयाब रही होगी। कोशिश करूँगी अगले चैप्टर को और सरल लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।